हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की साइंस की क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, आज की क्लास को यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक भी कर दें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कह रहे कि अधपका मांस खाने से होने वाला रोग है। तो आप लोग ध्यान रखना है, देखो, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, मतलब एक जो अधपका मांस खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बेसिलस एंथ्रेसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है, जिससे क्या होता है कि एंथ्रेक्स नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, एंथ्रेक्स नामक क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है अधपका मांस खाने से। ठीक है, और ये एंथ्रेक्स नामक बीमारी होती किसके कारण है, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंथ्रेक्स हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रेक्स। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रसांकुर संरचना पाई जाती है। तो ऑप्शन दिए क्षुद्रांत में, यकृत में, लार ग्रंथि में, हृदय में कह रहे हैं। तो देखिए, आप लोग ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो रसांकुर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके आहार नाल के क्षुद्रांत भाग में पाए जाते हैं। कहाँ पे, क्षुद्रांत भाग में पाए जाते हैं, लेकिन कहाँ पे पाए जाते हैं, आहार नाल के क्षुद्रांत भाग में पाए जाते हैं। और देखो, इस रसांकुर का कार्य क्या होता है, ठीक है, पचे हुए ठीक है, भोज्य पदार्थ के अवशोषण का कार्य करते हैं। ठीक है, भोज्य पदार्थ के अवशोषण। क्लियर, आप लोग ध्यान रखें, रसांकुर कहाँ पाया जाता है, आहार नाल के क्षुद्रांत भाग में पाए जाते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, पचे हुए भोज्य पदार्थ के अवशोषण का कार्य होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है रसांकुर संरचना कहाँ पाई जाती है, तो आप लोग ध्यान रखें कहाँ पे पाई जाती है, तो क्षुद्रांत भाग में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षुद्रांत भाग में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आपदा प्रबंध विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ था। कह रहे हैं कि 2002 ईस्वी में, 2003, 2004, 2005 में। तो आप लोग देख रहे हैं, आपका आंसर हो जाएगा 2005 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, देखो, आपदा प्रबंध विधेयक मतलब क्या था कि जैसे कोई भी आपदा आ जाती है, जैसे आपकी बाढ़ आ जाती है, ठीक है, जैसे भूकंप आ जाता है, ठीक है, तो जो प्राकृतिक आपदा होती है उसमें जो नुकसान होता है उसको कम करने के लिए, ठीक है, जो आपकी आपदा प्रबंध विधेयक प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जैसे कोई बाढ़ आ रही है उससे पहले वो अलर्ट जारी कर दिया, वहाँ से जीवन और संपत्ति, ठीक है, उनके नुकसान को कम किया जा सके। ठीक है, इसके लिए इसको विधेयक को प्रस्तुत किया गया था। और कब प्रस्तुत किया था, 2005 में प्रस्तुत किया गया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट का कारण है अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि। कह रहे हैं नियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, अनियंत्रित जन्म दर, कह रहे हैं अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अनियंत्रित जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सुनामी का निर्माण होता है, कह रहे पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से, कह रहे चट्टानों के टूटने से, वैश्विक ऊष्मा से, कह रहे पृथ्वी के नीचे खिंचाव, और कह रहे विचाव की हलचल से। ठीक है, तो आप लोग ध्यान के देखो, प्राकृतिक वो सुनामी की बात कर रहे हैं, सुनामी कब आती है। देखो, सुनामी आने का मेन कारण है कि जैसे पृथ्वी पर कह रहे प्लेट खिसकने से। ठीक है, अब देखो पृथ्वी की, ठीक है, आप लोगों को बताया था, ठीक है, जैसे सामाजिक अध्ययन की क्लास में, पृथ्वी के अंदर क्या है, प्लेट है। ठीक है, मतलब चट्टानें बहुत बड़ी। ठीक है, तो वो चट्टानें क्या होती हैं, खिसकती रहती हैं इधर उधर। ठीक है, जब उनमें चट्टानों में क्या होता है, हलचल होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, भूकंप आता है। ठीक है, क्या आता है, भूकंप आता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, भूकंप आने का कारण क्या है कि पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें हैं उनमें क्या होती है, हलचल होती है। जब हलचल होती है तो क्या होती है, भूकंप आता है। भूकंप मतलब पृथ्वी हिलने लगती है। जब पृथ्वी हिलती है तो समुद्र का पानी क्या होता है कि सुनामी के तौर पे, ठीक है, बस्ती के अंदर आ जाता है, इसी को बोला जाता है सुनामी आती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, इसका करेक्ट आंसर हो जाए पृथ्वी पर कह रहे प्लेट खिसकने से। ठीक है, सुनामी आने का मेन कारण क्या है, पृथ्वी पर प्लेट खिसकने के कारण क्या आती है, सुनामी आती है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिन अम्लों में कह रहे हैं ऑक्सीजन और कह रहे हैं सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं हाइड्रेसिड, ऑक्सी अम्ल, थायो अम्ल, कह रहे हैं दुर्बल अम्ल। तो आप लोग ध्यान रखें, इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रेसिड। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जब हाइड्रोजन, आप लोग ध्यान रखना है, जब हाइड्रोजन ठीक है ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़े, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ऑक्सी अम्ल। ठीक है, आप लोग ध्यान, जब हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन, मतलब OH समूह लगा होगा तो वहाँ पे क्या बोला जाएगा, ऑक्सी अम्ल बोला जाएगा। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ में जुड़ा होगा, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा होगा, तो इसको बोला जाता है ऑक्सी अम्ल। सीधी सी बात है, जब हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ा होगा, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा होगा तो क्या बोला जाएगा, ऑक्सी अम्ल हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दुर्बल अम्ल की बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है, देखो कम संख्या में H आयन कम संख्या में H आयन उत्पन्न करना, क्लियर है, तो वो बोला जाता है आपका दुर्बल अम्ल। ठीक है, जब क्या होता है कि जब कम संख्या में H आयन उत्पन्न होते हैं तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, दुर्बल अम्ल बोला जाता है, और जब अधिक संख्या में H आयन उत्पन्न होंगे तो वहाँ पे दुर्बल नहीं प्रबल अम्ल बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं, दुर्बल अम्ल का मतलब क्या होता है कि जो आपके H आयन होंगे वो कम संख्या में उत्पन्न होंगे। ठीक है, तो दुर्बल अम्ल, अगर अधिक संख्या में उत्पन्न हो रहे तो आपका प्रबल अम्ल बोला जाता है। ठीक है, ऑक्सी अम्ल आप लोग ध्यान रखते हैं, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े, मतलब OH समूह लगाओ तो वहाँ पे ऑक्सी अम्ल बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिन लवणों के जलीय विलयन में कह रहे एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं, कह रहे वे कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, आप लोग ध्यान रखना है, कह रहा है सामान्य लवण, बेसिक, अम्लीय, और कह रहा है कि द्वि लवण। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य लवण। ठीक है, जिसमें क्या होता है, देखो एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के क्या देंगे, ऋणायन देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, तो आप लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्षारकता समझेंगे। तो यहाँ पे लिखना है जैसे अम्ल द्वारा दान किए गए H आयनों की संख्या, H आयनों की अम्ल, कह रहे कि अम्ल द्वारा दान किए गए H आयनों की संख्या क्षारकता कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। अब देखो एसिटिक अम्ल होता है क्या है, CH3COOH। ठीक है, ये होता है एसिटिक अम्ल, और इसकी क्षारकता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि एक H आयन ये दान कर सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 1 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में ऐसे कह रहे हैं जल प्रदूषण का कारण है, कह रहे धुआं, ऑक्सीजन, बम विस्फोट, कह रहे बहित मल। तो आप लोग देखो धुआं होता है, ठीक है, धुआं की वजह से जल प्रदूषण नहीं होता है, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन कह रहा है, बम विस्फोट कह रहा है। देखो बम विस्फोट से क्या होगा, उससे भी धुआं वगैरह निकलेगा, तो एक तरीके से वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, बहित मल क्या होता है आपका, इससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, क्योंकि आपका जैसे शहरों का जो भी गंदे नाले वगैरह होते हैं वो कहाँ पे, नदियों में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, नदियों को पानी क्या होता है, नदियों नहरों का पानी क्या होता है, दूषित हो जाता है। ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं जल प्रदूषण होने का मेन कारण क्या है, बहित मल हो जाएगा आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वायु प्रदूषण का कारण है, कह रहे हैं कि कूड़े का जलाना, कह रहे हैं आग लगाना, मोटर वाहनों का धुआं। तो देखो वायु प्रदूषण इन सभी के कारण होता है। जैसे कूड़ा जला रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उससे धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, तो उससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। कह रहे आग लगाना, जब आग लगा दोगे तो भी धुआं उठेगा। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, वायु प्रदूषण। कह रहे वाहनों, क्या है ना, मोटर वाहनों का धुआं, जैसे मोटर वाहन चलते हैं तो धुआं, बहुत सारे धुआं छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ये तीनों कारण हैं आपके वायु प्रदूषण के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, तो आप लोग ध्यान रखना। देखिए उत्तोलक के बारे में डिटेल से पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, जो लोग पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, आप लोग पिछली क्लास आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसमें उत्तोलक के बारे में
पूरा डिटेल से बता दिया गया है, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोग उसमें समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमसे कह रहे हैं कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया बोतल खोलने वाला यंत्र, कह रहे पंजेदार हथौड़ी, कह रहे कैंची, ब्रेड काटने का चाकू। तो आप लोग ध्यान रखते हैं जो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की बात कर रहे हैं तो आपका आंसर हो जाएगा बोतल खोलने वाला यंत्र, ठीक है। अब देखो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो द्वितीय प्रकार का उत्तोलक ये हो जाएगा, जैसे आपका यहाँ पे एक होगा आलम, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आलम हो जाता है, ठीक है। आलम मतलब होता है केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं केंद्र बिंदु बोलते हैं। और यहाँ पर भार होता है, ठीक है, भार का मतलब यहाँ पे होता है वस्तु, ठीक है, क्या होता है वस्तु होता है। और एक तरफ क्या होता है, एक तरफ हम लोग क्या लगाते हैं बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं बल लगाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आयास बोलते हैं, ठीक है। आप लोग दर्शक ने एक तरफ क्या होता है बल लगाते हैं, जहाँ पे बल लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं आयास बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि जैसे कूड़ा ढोने की गाड़ी होती है ना, उसमें आगे पहिया लगा होता है, सिंगल पहिया की बात करें आगे पहिया लगा होता है, बीच में कूड़ा रखते हैं और हम लोग यहाँ पे ताकत लगा के उठा के आगे ले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का उत्तोलक क्या कहलाता है, ठीक है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कहलाता है। तो वही आपसे पूछा है बोतल खोलने वाला यंत्र क्या होता है, आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अम्ल व क्षारों की प्रबलता कह रहे हैं निर्भर करती है उनके, कह रहे हैं कि आयन की मात्रा पर, क्वथनांक पर, अणुभार पर, कह रहे तुल्यांक की भार पर। तो आप लोग ध्यान रखने कि अम्ल और क्षारों की जो प्रबलता होती है वो निर्भर करती है, तो आपका आंसर हो जाएगा आयन पर, ठीक है, क्लियर नहीं, आयन की मात्रा पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रबल अम्ल या क्षार वह है, कह रहे कि जो जल में कह रहे स्थायी हो, कह रहे जिनका अणुभार अधिक हो, कह रहे जो जल में अधिक आयनित हो, जिसका क्वथनांक अधिक हो। तो आप लोग ध्यान रखते हैं कि प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो पहले तो यहाँ पे समझ लो जो अधिक संख्या में एच आयन, अधिक संख्या में एच आयन उत्पन्न करे, ठीक है, अधिक संख्या में एच आयन उत्पन्न करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें ये तो दिया नहीं कि जो अधिक संख्या में एच आयन उत्पन्न करे, ठीक है, ऐसा तो ऑप्शन में नहीं। तो आप लोग ध्यान रखें जो जल में कह रहे हैं कि अधिक आयनित हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कहते हैं। जो जल में क्या होता है अधिक आयनित होगा उसको क्या बोला जाए प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन दाता इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसय संयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, कह रहे जल अपघटन, उदासीनीकरण, आयनन, कह रहे अपघटन। देखो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा अब आयनन हो जाएगा, ठीक है, क्या कहलाती है आयनन कहलाती है। जब इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही के मध्य कौन सा बंध बनता है उपसय संयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं उपसय बंध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी आयनन कहलाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उदासीनीकरण क्रिया में कह रहा है अम्ल बनता है, क्षारक बनता है, कह रहे क्षार बनता है, कह रहे लवण तथा जल बनते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिया HCl और NaOH, ठीक है, और आप लोग देखते हैं ये आपका हो गया अम्ल, ठीक है, और ये आपको हो गया क्षार, ठीक है। तो अब देखो अम्ल और क्षार की जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो देखो यहाँ पर एच आयन पे प्लस होता है और यहाँ पे माइनस होता है, +1 -1 तभी तो जुड़ा है। अब यहाँ पे आपका जैसे प्लस होता है तो ये प्लस इसके साथ में जुड़ेगा मतलब NaCl बनेगा। और बच्चा क्या है यहाँ पर देखो यहाँ पे बच्चा आपका ये बच गया और ये बच गया, तो यहाँ पे H और ये H कितना हो जाएगा 2H हो जाएगा और O बचेगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया लवण, क्या बन गया, ठीक है, लवण बन गया, ठीक है। आप लोग NaCl क्या हो गया लवण और ये क्या बन गया जल। तो आप लोग ध्यान रखें जब उदासीनीकरण क्रिया होती है तो क्या बनता है लवण व जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि घड़ी को चाबी देने में कह रहे हैं कि संग्रहण करते हैं गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सामर्थ्य। तो आप तो ध्यान देखो घड़ी में जब चाबी भरते हैं तो वो उसमें क्या होती है एनर्जी स्थित हो जाती है, ठीक है। अब जैसे एक बार चाबी भर दी 24 घंटे तक घड़ी चलती रहती है, तो जो एनर्जी होती है वो किस रूप में स्थित होती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थित हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना है किस रूप में घड़ी में एनर्जी स्थित होती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है कि गति के कारण जहाँ पे ऊर्जा होती है, ठीक है, गति के कारण जो ऊर्जा होती है
गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोला जाता है, गतिज ऊर्जा बोला जाता है। आप लोग ध्यान रखें, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोला जाता है, गतिज ऊर्जा, और स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोला जाता है, स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पे गतिज ऊर्जा के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका बहता हुआ जल, ठीक है, बहता हुआ जल, ठीक है, जैसे पानी बह रहा है तो उसमें एनर्जी है। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा का मतलब क्या होता है, जैसे बांध बनाया, ठीक है, बांध बनाकर पानी को रोक लिया तो उसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, बांध बना के पानी रोक लिया, रुका हुआ है पानी, तो उसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे स्प्रिंग में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे गाड़ी की चाबी में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा है, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एलिसा परीक्षण किया जाता है आपका, जैसे ऑप्शन दिया कैंसर में, क्षय रोग में, एड्स में, टाइफाइड में। तो आप लोग ध्यान रखें, जो एलिसा परीक्षण होता है वो आपका एड्स में कराया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नाइट्रोजन अणु में होता है, कह रहे कि त्रिक आयनिक बंध, कह रहे एकल सहसंयोजी बंध, कह रहे द्वैक सहसंयोजी बंध, कह रहे त्रिक सहसंयोजी बंध। तो आप लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन में कौन सा बंध होता है, आपका त्रिक सहसंयोजी बंध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15, कह रहे द्रव्यमान संख्या 40 है, कह रहे तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, आप लोग नाभिक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग समझ लो, जैसे ये आपका परमाणु होता है, क्या होता है, परमाणु होता है। परमाणु के अंदर एक धनावेशित भाग होता है, क्या होता है, एक छोटा सा आपका धनावेशित भाग होता है, जिसको क्या बोला जाता है, नाभिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाभिक बोला जाता है। ठीक है, अब नाभिक का निर्माण किससे होता है, प्रोटॉन, ठीक है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से होता है। क्लियर नहीं, देखो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, आप लोग ध्यान रखें, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, आपका धन आवेश होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, धन आवेश होता है। आप लोग ध्यान रखें, क्या हो जाता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। नाभिक का निर्माण किससे होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इस तरह से जो नाभिक होता है पूर्णतः क्या होता है, धन आवेशित होता है। ठीक है, नाभिक पूर्णतः क्या होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। और यहाँ पे नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो क्या होता है, आपका ऋण आवेश होता है। ठीक है, कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। मतलब ये हुआ कि नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि तत्व के नाभिक किससे कहते हैं और नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे परमाणु क्रमांक दिया गया। ठीक है, देखो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर। ठीक है, जैसे आपका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। जैसे हाइड्रोजन के बाद हीलियम का 2 होता है, तो इसका मतलब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 हो गए। इसी तरह जैसे किसी पदार्थ का, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, ठीक है, 15 है, तो मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप लोग मतलब यहाँ पे समझ लेना, इसके जैसे कोई परमाणु होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन 15 है तो इसका मतलब उसका प्रोटॉन भी कितने होंगे, 15 होंगे। समझ आए कि नहीं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, मतलब जितने प्रोटॉन मतलब क्या होता है, धन आवेश। अगर यहाँ पे प्लस के 10 हैं तो इसके चारों तरफ 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लोग क्लियर समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या हो जाता है, ठीक है, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं। अब देखो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितनी दी, 40। अब देखो जो परमाणु क्रमांक होगा भाई प्रोटॉनों की संख्या होगी, परमाणु क्रमांक कितना है, 15, और हमसे क्या पूछे, न्यूट्रॉन पूछेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, तो 15 इधर कर देंगे तो 40 माइनस 15, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, अब 40 में से 15 घटा दूँ तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, आप लोग ध्यान रखें, तो आपका बन जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दाएं निलय से कह रहे हैं अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है, कह रहे हैं फेफड़ा, हृदय, त्वचा, यकृत। देखो रुधिर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रुधिर की बात कर रहे हैं तो आप लोग दाएं
कह रहे कि दाएं निलय, देखो निलय का मतलब आप लोग समझ लो हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। आपका जैसे 4 भाग होते हैं जिसमें एक कह रहे दाएं निलय होते हैं, ठीक है। तो दाएं निलय से जब हृदय से रुधिर कहाँ जाएगा, सीधा आप लोग समझ लो वहाँ पे पहुँच जाता है फेफड़े पे, ठीक है। आपका देखो त्वचा इनका कोई काम नहीं है, सीधा कहाँ पे पहुँचेगा, फेफड़े में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ा। आज की क्लास में आप लोगों ने साइंस को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।